नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे भावबोध पर। प्रयोगवाद और नई कविता की लगभग सभी कवियों के प्रेरणा केंद्र रहे हैं। ये तार सप्तक की निराला की बेचते हैं। निराला जी काल सप्तक सहयोग कवि क्या हुआ कि तार सप्तक जब पब्लिश हुआ तो इसकी प्रति जो है ने निराला के पास भेजी और निराला जी ने उस शर्मा जी को अपनी प्रतिक्रिया दी। कल तार सप्तक संग्रह मिला अच्छा निकला है। इन रचनाओं का रूप मेरी दृष्टि से नहीं कर रहा है। निराला की प्रसन्नता के अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। उन्होंने ये प्रसन्नता किन किन संदर्भों में अपनी प्रेषित की, इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। प्रगति प्रयोग से फूटती आधुनिक संवेदना की धारा में कहीं न कहीं निराला अपनी विजय देखते हैं। पहली बात तो उनको लगा कि जो बात मैं कहना चाहता था, जो काम जैसे कुकुरमुत्ता वगैरह जिस तरीके से उन्होंने नए नए प्रयोग किए, नई नई प्रगति की पर जो रचनाएँ लिखी कि वह तोड़ती पत्थर जैसी, तो उनको इस बात का सुकून मिला कि मैंने जो काम किया है वो आगे बढ़ रहा है। विजय देखते हैं वो अपनी प्रयोगशीलता की विजय। प्रयोगवाद और नई कविता के भावबोध को हम इतिहास की इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। आधुनिक चिंतन में निरंतर बदलता हुआ मनुष्य, समग्र मनुष्य की अवधारणा ही सारे उपक्रम का आधार है कि पूरी तरह से जो मनुष्य है उसकी भावनाएं, विचार, उसकी विचार शक्तियाँ सब बदल रही हैं। पहले कुछ और था और अभी नए युग परिवर्तन के साथ ये बात चल रही है। ये 36 से लेकर और 50 के बीच की। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर संसार की केंद्रीय चिंता रही है मानवीय मूल्यों का विघटन और अनाशय, यंत्रणा, पीड़ा, असहनीय स्थितियों से साक्षात्कार। और दूसरा जो युद्ध हुआ वो भारत में इसलिए असहनीय था। नेचुरल युद्ध का जो चलन है वो भारतीय लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि भारतीय लोग एक कितना भी कहें, लेकिन जो हिंसक प्रवृत्ति है, जो किसी को मारने पीटने की, झगड़ने की, वो प्रवृत्ति कहीं ना कहीं एक सीमा में ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर समय किसी के लिए बुरा विचार रखते हैं। फिर महाशक्तियों ने शीत युद्ध छेड़ दिया। मानव पर संकटकालीन बादल और तेजी से छा रहे थे। विज्ञान टेक्नोलॉजी से जीवन की ऊपरी गति बढ़ी है। यानी उनका कहना है विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसे विकसित हुए तो ऊपरी चीज़ों में चमक धमक आई है और सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रगति उनको नहीं दिखाई दे रही थी विज्ञान से। और मानव के भीतर का धर्म और ईश्वर मर गया है। प्रकृति और इतिहास के अलगाव से आत्मनिर्वासन, अकेलापन, ऊब, अंधकार, निराशा पैदा हुई है। और क्योंकि एक जो सर्विस करने का चलन पैदा हुआ, पैसा कमाने की जो प्रवृत्ति बढ़ी, उससे कहीं ना कहीं अकेलापन आया। अब भाई जब जॉब करने के लिए व्यक्ति अपने गांव को छोड़कर के शहर गया या शहर को छोड़कर के कहीं दूसरे शहर में गया, तो एक चलन जो है ये इसने जो अकेलापन वगैरह इस तरह की स्थितियों को भी पैदा कर दिया। विज्ञान की प्रविधियों से गति इतनी बढ़ी कि सभी मानवीय संबंध डगमगा गए और प्रेम, सेक्स, धर्म, आचरण, सभी मर्यादाएं नष्ट हो गई। धर्मवीर भारती ने अंधा युग में इसी टूटने की पीड़ा को बृहत्तर मानवीय संदर्भों में व्यक्त की। और ये जो उन्होंने बताया प्रेम, सेक्स, धर्म और आचरण, ये कहाँ तक टूट गए अंधा युग में कि उसका पति जाता है विदेश में और उसके संबंध जो है, या अंधा युग यदि आपने पढ़ी है तो उसके संबंध उसके अपने ही परिवार के व्यक्ति, अब मैं यहाँ पे ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगी, तो उससे ही उसके संबंध हो जाते हैं और चीज़ें सारी जो है पूरी बिखर करके रह जाती हैं। मूल्यांधता का युग, अंधा युग हम सबके मन में गहरा उतर गया है युग। अश्वत्थामा है, संजय है, अंधियारा है, दासवृत्ति, उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की। अंधा संशय लज्जाजनक पराजय है, जहाँ आदमी आदमी को चीर फाड़ कर खुश है। संस्कृति नदी उदास विकृत, नदी वधू की नथ का मोती चीर ले गई, नदी वधू की नथ का मोती चीर ले गई, नदी वधू। मांस लोभी चील, कोए, गिद्ध, जीवन
पर मंडराने लगे। मानव का उपजाया सूरज ही उसे निकल रहा है। मतलब अभी तक तो प्राकृतिक सूरज निकला करता था और उसकी रोशनी में लोग जो नहा रहे थे, कर्म कर रहे थे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब जो कृत्रिम जो प्रकाश की व्यवस्था की गई है, उसने तो मनुष्य को ही निगल लिया है। यानी मनुष्य की सारी जो उसके काम करने के तरीके थे वो सब बदल गए। व्यवहार और विचार सब कुछ बदल चुके हैं। यंत्र दानव के प्रचार प्रसार में संप्रेषण की सहज प्रकृति गतियों को घेर कर अर्थहीन कर दिया है। और यंत्र दानव यानी अब दानव कैसा है कि उस अपने काम में लगा होने के कारण उसको ना परिवार की चिंता है, ना और चीज़ों की चिंता है। जो लोग उस समय भी थे, आज के दौर में भी, जो लोग केवल पैसे को देखते हैं और अपने काम को महत्व देते हैं, वो लोग परिवार को ज़्यादा नहीं देखभाल कर पाते, या परिवार के उन सुख दुख में उतना सहयोग नहीं कर पाते जो जिन सुख दुख में वो पास रह कर के कर सकते थे। यानी एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति तो एक साथ नहीं पहुंच सकता। तो ये एक पीड़ा थी उस समय के लोगों की, और उस समय के लोगों की ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि पहले तो सब लोग मिलकर के रहा करते थे। अभी अकेले रहते हैं, लेकिन फिर भी ये पीड़ा तो कहीं ना कहीं होती है कि एक व्यक्ति विदेश चला गया, पैसा तो भेज सकता है, लेकिन पैसे से सारी समस्याएं नहीं दूर होती। जैसे अंधा युग में दिखाया कि पैसा तो वो अपनी पत्नी के लिए भेज रहा है, पैसे से पैसे की समस्या तो दूर हो गई, लेकिन जो उसको अपने पति की आवश्यकता थी वो तो कमी दूर नहीं हो रही थी। तो वो कमी जो है वो कहीं ना कहीं बनी है। यानी व्यक्ति की, या फिर एक कहीं माँ को अपने पुत्र की कमी है, पुत्र पैसा भेजता है, पैसे से सब कुछ नहीं होता, उसको पुत्र को देखना है, पुत्र से बात करनी है, वो कमियाँ पूरी नहीं हो पाती। गजानन माधव मुक्तिबोध के शब्दों में ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान की संश्लिष्टता से निर्मित नई कविता मूलभूत संवेदना शक्ति से विलक्षण प्रवृत्ति अपनाती है। ये पूरी कविता कुछ अपवादों को छोड़कर परिवेश के साथ द्वंद्व स्थिति में है। आधुनिक भावबोध क्या है? मुक्तिबोध के मत से मैं खुद की जिंदगी और दोस्तों की जिंदगी बता सकता हूँ। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करना आधुनिक भावबोध है। क्या भावबोध क्या है? कि अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाना, ये है भावबोध आधुनिक युग का। आधुनिक भावबोध के अंतर्गत ये भी आता है कि मानवता के भविष्य का निर्माण के संघर्ष में हम और भी अधिक दत्तचित हो जाएं। और आधुनिक भावबोध का मतलब ये भी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो अपने कामों में संलग्न है, उसमें और अधिक रम जाएं। यानी अपने प्रोग्रेस के लिए हम और अधिक कार्य करें। तथा हम वर्तमान परिस्थिति को सुधारें, नैतिक ह्रास को थामें, उत्पीड़ित मनुष्य के साथ एकात्म होकर उसकी मुक्ति की योजना करें। और नैतिक ह्रास को थामें, जो नैतिक ह्रास हो जाता है तरह तरह का। देखिए अभी भी देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम कहना नहीं चाहिए, लेकिन हिंदू परिवारों में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होना चाहिए लेकिन हो रही हैं। क्या हो रहा है? जैसे अब परिवार में सिर्फ बेटियों की होने की वजह से कितने सारे परिवार हैं जो अपने घर की बहुओं को जो है बिना कारण परेशान करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। जो चीज़ किसी के भी बस में नहीं है, आप उस पर जो है वो अपनी किसी न किसी तरीके से बिना किसी बात की ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, बिना किसी बात की डिमांड करते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। दूसरों की खुशहाल ज़िंदगी में ज़बरदस्ती इतना हस्तक्षेप कि उनकी ज़िंदगी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और यही कारण है कि हजारों नहीं, मैं कहूँगी लाखों परिवार ऐसे हैं जो बहुत अच्छी बात है कि दोनों पति पत्नी एक साथ एक जगह कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी परिवार टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि उनको वो सुख मिल ही नहीं रहा। पैसा कमा रहे हैं लेकिन फिर भी वो सुख नहीं है। दूसरे लोग आकर के उनकी गृहस्थी में फालतू के झगड़े करवा देते हैं, और वो क्योंकि युवा हैं, गर्म खून है, इसलिए उस गर्माहट में भूल जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ
से अलग होकर दूसरे दूसरे की ज़िंदगी में चले गए, बच्चे बिखर गए, परिवार पूरा टूट करके बिखर गया। इसका होश परिवार वालों को नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? माता पिता या वो पति पत्नी? उनका तो गर्म खून है ना। और फिर ज़िंदगी जीने का हक है भाई, दोनों ने अपनी अर्निंग कर रहे हैं, क्यों नहीं जीने दिया जाता? क्या जब हमारा वो वो चीज़ जो काम हम सर्वेंट से चला सकते हैं, उस काम के लिए हम क्यों बाध्य करते हैं अपने परिवार के लोगों को कि भाई वही का आप सिर्फ आपको खाना बनाना है, कि आपको बर्तन मांजने है, कि उन के लिए जिनका कोई मूल्य नहीं है, एक हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं हंसती खेलती परिवार, जो गलत है। तो इसी के लिए यहाँ पर भी आवाज़ उठाई गई थी, उसमें लिखा जा रहा था, यानी नैतिक ह्रास को थामे, ये नैतिक ह्रास है। और उत्पीड़ित मनुष्य के साथ एक आत्मा, उत्पीड़ित मनुष्य तरह तरह का शोषण जो हो जाता है, परिवार के लोग ही परिवार के व्यक्ति के साथ जो है तरह तरह का शोषण कर लेते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, या फिर सांसारिक हो, किसी भी तरीके का आप समझ सकते हैं। अंततः अनुभूति की ईमानदारी और प्रामाणिकता ही उसके जीवन जगत को सौंदर्य अनुभूति की शक्ति देती है। कविता में कहाँ कितना फ्रॉड होता है ये मैं जानता हूँ, फ्रॉड को आप कौशल भी कह सकते हैं। अब देखिए, ये इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी गलत बात कह दी, फ्रॉड शब्द का इस्तेमाल किया। कविता में फ्रॉड होता ही नहीं, फ्रॉड की संभावना ही नहीं है भाई, कविता है वो सीधी कोई व्यक्ति किसी से बात नहीं कर रहा। कविता में जब तक सौंदर्य नहीं लाया जाएगा और सौंदर्य के लिए कुछ शब्दों को इधर उधर नहीं किया जाएगा तो फिर मज़ा ही क्या आएगा? तो इसलिए वो फ्रॉड नहीं है, वो तो एक सामान्य सी कहेंगे कि शब्दों की रखने की एक संस्कृति है, एक एक उसकी कला है। ये कला है, फ्रॉड नहीं है, ये कला है कि आप अपने विचारों को किस तरीके से वस्त्रों से सुसज्जित करके प्रस्तुत करते हैं समाज के सामने। ये वस्त्र उसके शब्द जो उस ये सौंदर्य के सारे साधन हैं जो उसके अंदर यूज़ होते हैं एक कविता के अंदर। हाँ ठीक, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलभूत शब्द जो हैं, जो विषय है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन विषय की प्रस्तुति कैसी है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बालिका वधू 15-16 साल तक चला और लोगों ने पसंद किया। क्यों पसंद किया? क्योंकि उसकी खूबसूरती ये थी कि हर चीज़ को बहुत तरीके से प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतिकरण मायने रखता है, डायरेक्शन मायने रखता है, निर्देशन मायने रखता है, एक्टिंग मायने रखती है, सारी चीज़ें मायने रखती हैं। राइटिंग की गई है वो मायने रखती है। विषय चुना गया, विषय को प्रस्तुत कैसे किया गया, ये उससे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। नया कवि आज भी विषम सभ्यता के भयानक दृश्यों, कष्टों, वेदनाओं के अभिव्यक्ति संपर्क में तो है। नया कवि आज की विषम सभ्यता के भयानक दृश्यों, कष्टों, वेदनाओं की अभिव्यक्ति करता है। अनुभव वृद्धि के साथ ही सौंदर्याभिरुचि का विस्तार और पुनः पुनः संस्कार भी करता है। तो आज मैं अपना विषय यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।